तो 13 दिसंबर को संसद की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। पांचों आरोपियों की साजिश से जुड़े नई नई बातें सामने आ रही हैं। संसद में घुसने की साजिश कैसे की गई, आरोपियों ने सोशल मीडिया को कैसे हथियार बनाया, किसके सोशल मीडिया अकाउंट से ब्रेन वॉश करने को लेकर साजिश का खुलासा हुआ और संसद में घुसपैठ करने के लिए लोन फंडिंग का कनेक्शन क्या है, साजिश में गूगल सर्च की कैसे ली गई मदद और बिहार के दरभंगा तक साजिश के तार कैसे जुड़े। आज संसद कांड से जुड़े हर बड़े खुलासे को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ। साजिश का जाल, जी हां, बड़ी पड़ताल, तो बड़ी पड़ताल हम करने वाले हैं। और कैसे, देखिए, संसद स्मोक कांड में आरोपियों से पूछताछ हुई है। 18 सवालों से पूरी साजिश डिकोड करने की कोशिश। 13 दिसंबर की हर प्लानिंग जानने की कोशिश की जा रही है और लगातार सवालों के जरिए इन जवाबों तक पहुंचने का प्रयास। ललित से भी पूछा कहां छिपे थे, किसके संपर्क में थे, वित्तीय लेन देन, फंडिंग को लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं। संसद स्मोक कांड के आरोपियों से पूछताछ लगातार की जा रही है। तो 18 सवाल इन सभी आरोपियों के सामने रखे जा रहे हैं और एक के बाद इन सवालों के माध्यम से पहुंचने की कोशिश की जा रही है उस नतीजे पर जिसको लेकर यह जांच चल रही है। देखिए, सवाल आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। सवाल नंबर 1, आप लोग कब और कहां मिले, पहला सवाल जो इन आरोपियों से पूछा गया है। सवाल नंबर 2, किसके कहने पर साजिश को अंजाम दिया, इसके पीछे कौन है, इस षड्यंत्र के पीछे। सवाल नंबर 3, कौन संसद में जाएगा, कौन बाहर रहेगा, यह सब किसने तय किया। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, आप लोगों की मुलाकात कब हुई, प्लान कब बना, यह एक अहम सवाल। समय और प्लानिंग को लेकर पांचवा सवाल, प्लान किसका था, स्मोक स्टिक कौन लेकर आया, कौन लेकर पहुंचा था यह स्मोक स्टिक। सवाल नंबर 6, स्मोक स्टिक किसने खरीदा, किसने मुहैया कराया खरीदकर, यह भी सवाल रखा गया है। सवाल नंबर 7, कितने स्मोक स्टिक खरीदे गए, क्योंकि जिनका इस्तेमाल किया गया उससे कहीं ज्यादा खरीदने की बात सामने आ रही है। सवाल नंबर 8, 13 दिसंबर की तारीख किसने तय की, ये जो तारीख तय की गई है इसके पीछे कौन। सवाल नंबर 9, क्या आप लोग ही शामिल हैं या कुछ और लोगों को भी इस योजना की जानकारी थी, इस पूरे षड्यंत्र की जानकारी थी। सवाल नंबर 10, घटना के दिन आप लोगों के साथ और कौन कौन आया था, ये जो लोग पकड़े गए हैं इनके अलावा और कौन कौन लोग आए थे। सवाल नंबर 11, ललित के पास फोन रहेंगे, वीडियो बनाएगा, ये सब किसने तय किया, ये किसने डिसाइड किया कि इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया जाएगा। सवाल नंबर 12, साजिश के पीछे का असली मकसद क्या है, मोटिव, जो कि बहुत अहम सवाल है। सवाल नंबर 13, क्या आतंकी संगठनों से आप लोगों का कोई कनेक्शन है, ऐसे किसी संगठन से आप लोग क्या संपर्क में है। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, आप किस संगठन से जुड़े हैं, किस किस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं, यह भी सवाल इन आरोपियों से पूछा गया है। सवाल नंबर 15, ललित से सवाल, आप फरार होने के बाद किस किस के संपर्क में थे, यह सवाल ललित से पूछा गया जिसे अभी तक मास्टरमाइंड माना जा रहा है। सवाल नंबर 16, जिस होटल में आप रुके थे वो होटल कहां है, उसका एड्रेस, उसका पता, वो होटल कौन सा है। सवाल नंबर 17, घटना को अंजाम देने के लिए फंडिंग कहां से आई, यानी इसमें जो भी रिसोर्स लगा उसके लिए पैसे कहां से आए। सवाल नंबर 18, सबसे पहले आप लोग कहां पहुंचे थे, पहला डेस्टिनेशन क्या था। तो ये 18 सवाल रखे गए आरोपियों के सामने और इन सवालों के जो जवाब मिले हैं उसके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। हमारे संवाददाता विवेक और जितेंद्र इस वक्त जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम चलेंगे विवेक के पास। विवेक, ये जो सवाल है, ये जो पूरी लिस्ट दी गई है, इनसे एक बात तो साफ पता चल रहा है कि जो भी जांच की टीम है उसको इस बात का शक बना हुआ कि सिर्फ यहीं तक ये मामला नहीं है, इन चेहरों के पीछे भी कई चेहरे हो सकते हैं।
बिल्कुल बात की जाए तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल ये जानने में कोशिश में लगी हुई है कि आखिरकार इन लोगों के चेहरों के पीछे और कौन सा ऐसा चेहरा है जिनके कहने पर ये लोग काम कर रहे थे। अभी तक ये लोग कह रहे हैं कि सिर्फ ये खुद ही सारी प्लानिंग को अंजाम दे रहे थे, लेकिन पुलिस को शक है कि जांच का दायरा और बढ़ता हुआ नजर आएगा। और साथ ही आपको बता दें कि पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि ये लोग कितनी बारी संसद के भवन के बाहर रेकी करने के लिए पहुंचे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग पहले भी यहाँ पे आए थे और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर देखा था कि ये किस तरह से संसद के अंदर एंट्री करेंगे, कहाँ पे खड़े होंगे, कहाँ पर प्रोटेस्ट करेंगे। तो पूरी प्लानिंग को एक सिलसिलेवार तरीके से अंजाम दिया गया था। तो पुलिस हर एंगल से मामले की तफ्तीश कर रही है और इस मामले में जो छठा आरोपी है महेश पर आरोप है कि उसने ललित के लिए होटल बुक कराया था। यानी कि घटना के वक्त ललित जब मौके से फरार हो गया था तो उसके बाद वो महेश के पास पहुंचा था और महेश ने ही ललित के लिए होटल बुक कराया था। तो लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराने का आरोप महेश पे लगा हुआ है। साथ ही महेश की भूमिका की और जांच की जा रही है कि इसे कितनी पूरी घटना के क्रम के बारे में कितनी जानकारी थी और ये इसको जिम्मेदारी दी गई थी कि लॉजिस्टिक यही प्रोवाइड कराएगा। तो महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ ही देर में उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पुलिस उसकी रिमांड की मांग करेगी। बिल्कुल, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे अलग अलग नाम भी सामने आ रहे हैं। और देखिए, संसद स्मोक साजिश मामले पर एक और बड़ी खबर है। आरोपी मनोरंजन के जूते, आधार कार्ड, ये सब बरामद हुआ है। 2 पीले रंग के स्मोक स्टिक, खाकी और नीले रंग की जुराबें जब्त की गई हैं। लोकसभा का विजिटर पास भी बरामद किया गया है। जय हिंद और मणिपुर हिंसा से जुड़े पर्चे भी बरामद किए गए हैं। और संसद स्मोक साजिश पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। आरोपी सागर शर्मा को लेकर यह खुलासा हुआ है। लोन लेकर फंडिंग जुटाना चाहता था सागर, लोन के लिए अप्लाई कर चुका था सागर। देखिए किस तरीके से पैसे जमा किए जाएंगे, इसके लिए वो तरीका लोन का हो सकता है, क्योंकि अब ये जानकारी सामने आ रही है कि लोन लेकर फंडिंग जुटाना चाहता था सागर। ऑटो मालिक बनकर लोन के लिए अर्जी भी लगाई थी। तो संसद में स्मोक साजिश, सागर पर यह बड़ा खुलासा क्या है, खुलासा क्या, बड़ी बातें जल्दी से वो समझते हैं। सबसे पहले दावा क्या है, बड़ा खुलासा तो दावा यह है कि लोन से फंड जुटाने की कोशिश कर रहा था सागर, लोन के माध्यम से पैसे जमा करने की कोशिश कर रहा था और लोन के फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए, लोन लेने के लिए फर्जी डॉक्यूमेंट्स भी बनवाए थे, उसका सहारा लिया। रिक्शा मालिक के नाम से ये कागजात बनवाए थे, जो ऑटो मालिक है उसके नाम से ये पेपर्स बनवाए थे। 13 दिसंबर को लोन कंपनी के लोग घर पहुंचे थे, यानी 13 तारीख को ही कंपनी, यानी जो फाइनेंसिंग कंपनी थी उसके लोग घर पहुंचे थे। सागर के बारे में जांच पड़ताल की उन्होंने, वेरीफाई किया जो भी इंफॉर्मेशन सागर ने प्रोवाइड किया था। बड़े सवाल क्या है, सागर लोन के जरिए फंड क्यों जुटा रहा था? 13 तारीख को ही जब कंपनी के लोग आए थे, उसके बावजूद लोन जुटाने की क्या जरूरत थी? क्या सागर स्मोक साजिश से किसी बड़ी तैयारी में था, किसी बड़े प्लानिंग में था इस लोन, इस पैसे के माध्यम से? अब जरूरी बातें क्या है, सागर शर्मा लखनऊ में रिक्शा चलाता था, ये एक बड़ी जानकारी सागर से जुड़ी हुई जो है वो सामने आई है। और रिक्शा मालिक के नाम पर लोन लेने की उसने कोशिश की, जो बड़ा खुलासा हुआ है। लोन लेने का तरीका जो था वो ये था कि रिक्शा का जो मालिक था उसके नाम पर डॉक्यूमेंट्स बना के लोन लेने का प्रयास किया गया है। और इस बीच देखिए एक और अपडेट, एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। जिस तरह से ये जांच आगे बढ़ रही है उससे जुड़ी ये खबर है आरोपी महेश को लेकर। आरोपी महेश कुमावत पर यह बड़ा खुलासा है। महेश के इंस्टाग्राम पोस्ट से यह खुलासा हुआ, युवाओं को भड़काने, ब्रेन वॉश करने की साजिश, सरकार विरोधी वीडियो से भड़काता था महेश। तो महेश को लेकर यह बड़ी जानकारी, युवाओं को भड़काने, ब्रेन वॉश करने की कोशिश। ये देखिए ये पोस्ट है और उस पोस्ट में जिस तरीके से भगत सिंह की तस्वीर लगाई गई है और इस तरह से इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए युवाओं को भड़काया जा रहा था, इस पोस्ट से कम ये पता चल रहा है। तो महेश की जो साजिश है वो सामने आई है और क्या वो साजिश किसी बड़े षड्यंत्र की तरफ इशारा कर रही है? क्या खुलासा हुआ है, सबसे पहले ये हम देख लेते हैं खुलासा क्या है। तो सोशल मीडिया के जरिए भड़काने की साजिश की जा रही थी महेश के द्वारा, ये एक इस पोस्ट के जरिए साफ साफ पता चलता है। सरकार विरोधी पोस्ट के जरिए वो युवाओं को भड़काने की कोशिश करता था
और क्रांतिकारियों की तस्वीरों से लोगों का, युवाओं का ब्रेन वॉश करता था, उनकी तस्वीरों को आगे रखकर अपनी बात करता था। पोस्ट के जरिए युवाओं को लगातार भड़काने की कोशिश की जा रही थी। महेश का गुनाह अगर बात की जाए, महेश का गुनाह क्या, तो फरारी के दौरान ललित के छिपने में उसने मदद की थी। पहली बात तो ये, ललित जिसको लेकर इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा इस पूरे कांड में, और संसद की सुरक्षा में सेंध की साजिश का वो हिस्सा भी रहा है, इसलिए महेश के ऊपर भी गंभीर आरोप हैं। तो इस तरह से महेश के सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट तक की बातें अब सामने आ रही हैं। और देखिए, संसद स्मोक कांड में एक और आरोपी गिरफ्तार हुआ है, ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया। देखिए, जानकारी सामने आ रही है, जिस महेश की हम बात कर रहे थे, उसके लिंक की बात कर रहे थे, उससे जुड़ी बड़ी खबर है ये, गिरफ्तारी हो गई है। संसद कांड में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए। तो बड़ी खबर है इस वक्त की, 6 आरोपी गिरफ्तार, और देखिए महेश को भी गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, महेश की भूमिका को लेकर अभी तक पुलिस के हाथ क्या जानकारी लगी है और ये गिरफ्तारी कैसे हुई? जी बिल्कुल, देखिए महेश वो शख्स है जो कि लगातार फरारी के दौरान ललित को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करवा रहा था, लगातार उसके ठहरने में, इधर उधर छिपने में मदद कर रहा था। तो उसी को लेकर महेश की तलाश की जा रही थी और बाद में महेश ने भी हालांकि सरेंडर किया पुलिस के सामने और उसकी गिरफ्तारी अब कर ली गई है। 24 घंटे से ज़्यादा वक्त तक उससे पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान उसका जो सोशल मीडिया अकाउंट है, जो उसने इंस्टाग्राम पर बनाया हुआ है, वो अकाउंट भी उसको दिखाया गया, जिसमें उसने कई भड़काऊ पोस्ट डाली हुई है। ये तमाम पोस्ट जो है वो सरकार विरोधी है। इसके अलावा जो एक देशभक्त अंडर स्कोर 88 जो इस पूरे गुट ने अपना एक अलग से पेज बनाया हुआ था इंस्टाग्राम पर, उस पेज में भी ये मेंबर है और बाकायदा उसके अंदर भी उसने कई पोस्ट किए हुए हैं। तो इन तमाम बातों को लेकर महेश से पूछताछ की गई है। महेश से जानने की कोशिश की गई कि आखिरकार वो पहली बार ललित के संपर्क में कैसे आया, कब से दोनों एक दूसरे को जानते हैं, किस तरीके की बातें दोनों के बीच में हुई है, ललित के कहने पर ही क्या महेश इस पूरे मामले के अंदर रॉपिन हुआ। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिनको लेकर महेश से पूछताछ की गई और जब कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो महेश की फिलहाल गिरफ्तारी कर दी गई है और अब से कुछ देर बाद महेश को भी कोर्ट के अंदर हालांकि पेश किया जाएगा। जी लौटेंगे आपके पास, जितेंद्र बने रहे हमारे साथ। और देखिए, मास्टरमाइंड ललित झा पर एक और बड़ा खुलासा हुआ, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। पुलिस के रडार पर सोशल मीडिया पोस्ट है उसका, ललित झा के पोस्ट में कई भड़काऊ बातें सामने आ रही है। भारत को बम की जरूरत, ललित का ये पोस्ट जिसमें इस तरह की बातें लिखी गई हैं। ललित के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की जा रही है। तो ललित झा की बम वाली साजिश, जो पोस्ट लिखा, जो सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, उसमें कैसी बातों का जिक्र है, किस तरह की बातों का जिक्र है, जल्दी से उस पर भी नजर डालते हैं। ललित की पोस्ट की बात करें, भारत को कुछ नहीं, बस एक बम की जरूरत, ये लिखा है 26 अक्टूबर के पोस्ट में। और अत्याचार, अन्याय, अराजकता के खिलाफ आवाज 26 अक्टूबर की पोस्ट में ये बातें भी लिखी गई हैं। रोजी रोटी हक की बातें जो मुंह पर लाएगा, देखिए इस तरह से ये 5 नवंबर की पोस्ट का हम जिक्र कर रहे हैं। कोई भी हो, निश्चय ही वो कम्युनिस्ट कहलाएगा। ये 5 नवंबर की पोस्ट में लिखा गया था ललित के द्वारा। आगे देखिए, इसमें जरूरी बातें क्या है जिस पर गौर करना पड़ेगा। ललित के सोशल मीडिया पर कई भड़काऊ पोस्ट पहले से थे, लेकिन ये जो बम वाली बात है, ये ज्यादा चिंता वाली बात है। और स्पेशल सेल सोशल मीडिया लिंक की जांच में जुटी हुई है। ललित जिस तरह से अपने सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए बातें करता था, और क्या ललित बम की बात करके कोई इशारा कर रहा था, ये एक अहम सवाल है, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी साधारण बात नहीं है पब्लिक डोमेन में इस तरह से बातें करना। क्या साजिश से पहले कोड के जरिए बात हो रही थी? क्या ये किसी कोड की तरफ इंडिकेट कर रहा है जिसमें वो मैसेज देने की कोशिश कर रहा था इस पूरे षड्यंत्र से जुड़े हुए लोगों को? और स्मोक कांड को लेकर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बड़ा अपडेट है। स्पेशल सेल के अधिकारी आज संसद भवन पहुंचे, एंट्री और एग्जिट के रास्तों की डिटेल रिकॉर्ड की और सीसीटीवी की फुटेज की भी जांच की गई। आरोपियों के पूरे रूट की मैपिंग की गई। जितेंद्र शर्मा हमारे साथ इस वक्त जो जुड़े हुए हैं, चलेंगे उनके पास। जितेंद्र, पार्लियामेंट में एग्जिट, एंट्री, सीसीटीवी फुटेज, इन सब की जांच की जा रही है। इन सब से
किस एंगल का खुलासा हो सकता है। और यह भी हमने सुना कि पार्लियामेंट से परमिशन ली गई है कि रेकी करेंगे, रिक्रिएट करेंगे। तो कौन से अहम सवाल है जिनके उत्तर मिलेंगे इस पूरी एक्सरसाइज से? जी बिल्कुल, देखिए जो पूरी एक्सरसाइज होती है दरअसल वो एक तरीके से कहा जाए तो जांच की प्रक्रिया होती है। जिस तरीके के बयान आरोपियों ने दिए, जो तमाम सवाल इस वक्त थोड़ी देर पहले हमने टीवी9 भारतवर्ष पर दिखाए, उन तमाम सवालों के जो जवाब उन्होंने दिए उनको वेरीफाई करने के लिए टीम हर लोकेशन पर पहुंच रही है। जैसा कि उनसे पूछा गया था कि पहली मर्तबा वो लोग संसद के बाहर कहां पर मुलाकात उनकी हुई, तो उस लोकेशन पर पुलिस पहुंची, वहां के सीसीटीवी को चेक किया जाएगा कि वाकई जो इन्होंने बयान दिया उसमें कितनी सच्चाई है। इसके अलावा किस रास्ते से संसद के अंदर गए, कहां पर दोनों बैठे हुए थे, सबसे पहले कौन संसद के अंदर कूदा, तो ये वो तमाम चीजें होंगी जो वेरीफाई की जा रही हैं उनके बयानों के आधार पर, जो उन्होंने बयान अपने दर्ज करवाए हैं। और उसी को लेकर सीसीटीवी कैमरे वहां पर जो लगे हुए हैं उनकी फुटेज को चेक किया जाएगा, उनको बतौर सबूत आने वाले वक्त में कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि बयानों को वेरीफाई करने के लिए पुलिस अब जगह जगह हर लोकेशन पर पहुंच रही है। और इसके अलावा जो चीजें अब तक बरामद नहीं हुई है, जैसे कि फोन अभी तक बरामद नहीं हुए, उन फोन की बरामदगी के लिए भी उनके संभावित जितने भी ठिकाने हो सकते हैं, जो उन्होंने लोकेशन बताई है, उन तमाम लोकेशन पर भी टीम पहुंचेगी। जी जितेंद्र बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे। और देखिए, दिल्ली पुलिस की सोर्सेज से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 7 स्मोक बम लाए थे आरोपी। जी हां, 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक बम लाए थे और स्मोक स्टिक लाए थे, ये जानकारी सामने आ रही है। गूगल सर्च से संसद की उन्होंने रेकी की थी। गूगल सर्च के माध्यम से संसद के पूरे स्ट्रक्चर को समझा था और उसमें एंट्री एग्जिट को भी समझा था उन्होंने। और 1-2 नहीं बल्कि 7 स्मोक स्टिक लेकर आए थे, ये भी जानकारी सामने आ रही है। तो संसद साजिश पर 7 नए खुलासे क्या हैं, उस पर भी जल्दी से हम नजर डालते हैं। पहला खुलासा नंबर 1, 2 नहीं 7 स्मोक कैन लेकर अपने साथ आए थे ये सभी आरोपी। और खुलासा नंबर 2, गूगल सर्च से भी उन्होंने रेकी की थी, उसके माध्यम से भी पार्लियामेंट की रेकिंग की थी। खुलासा नंबर 3, वीडियो से संसद की जानकारी जुटाई थी, वीडियो के माध्यम से पार्लियामेंट की जानकारी जुटाई। खुलासा नंबर 4, संसद सुरक्षा के पुराने वीडियो भी देखे थे, सिक्योरिटी को भी एनालाइज किया था उन्होंने कि पार्लियामेंट की सिक्योरिटी किस तरह की होगी। खुलासा नंबर 5, सेफ चैट पर जानकारी जुटा रहे थे, ये जितनी भी जानकारी है वो सेफ चैटिंग के जरिए जुटा रहे थे। और खुलासा नंबर 6, छठा खुलासा, बचने के लिए सिग्नल ऐप पर ही चैट करते थे ताकि उनकी चैटिंग को कहीं कोई ट्रेस न कर पाए। खुलासा नंबर 7, मीडिया में प्रभाव साबित करना चाहते थे, एक राष्ट्रीय स्तर पर एक इंपैक्ट क्रिएट करना चाहते थे। हालांकि अभी भी मोटिव को लेकर सवाल बना हुआ है, ये जांच चल रही है। और देखिए, इस वक्त एक और खबर आ रही है कि संसद स्मोक कांड के आरोपी सागर पर ये एक बड़ी जानकारी सामने आई है। खुद को जलाने का नाटक करने की योजना थी सागर की। सागर ने पूछताछ के दौरान पुलिस को यह बताया है, खास जेल लगाकर शरीर को वो बचा लेता। जेल न खरीद पाने की वजह से इस योजना को उसने रद्द कर दिया। यानी खुद को आग लगाकर एक और सेंसेशन क्रिएट करने की कोशिश करने वाला था सागर। तो सागर के फिल्मी प्लान को डिकोड कर लिया गया है, ये जानकारी उसके बयानों के बाद सामने आ रही। देखिए, खुद को जलाने वाला था एक तो ये, और संसद के बाहर आत्मदाह करता, ये भी उसकी प्लानिंग का हिस्सा। शरीर पर जेल लगाकर उसने आत्मदाह की योजना बनाई थी। जेल लगाने से आग से वो बच जाता। ऑनलाइन जेल खरीदने वाला था, ऑनलाइन पेमेंट न होने पर उसने योजना बदल दी, ये जानकारी सामने आ रही। नहीं तो इस योजना में खुद के शरीर पर आग लगाने की भी बात सामने आ रही है। और देखिए, आरोपियों ने बनाया था इंस्टाग्राम पर फैन पेज, ये भी एक अहम जानकारी है। किस तरह से सोशल मीडिया का इस पूरे षड्यंत्र में इस्तेमाल हुआ। फैन पेज बनाने की योजना, देशभक्त 88 हैंडल से ये फैन पेज बनाया गया था। शहीद भगत सिंह के नाम पर युवाओं से इसमें अपील की जा रही थी, बेरोजगार युवाओं से जुड़ने की अपील की गई थी। संसद स्मोक कांड के आरोपियों पर यह एक अहम और बड़ा खुलासा है। और देखिए, किस तरह से इंस्टाग्राम का इस्तेमाल किया जा रहा था, पोस्ट किए जा रहे थे। ये देखिए, इंस्टा पोस्ट पर जो बातें लिखी हैं, शहीद भगत सिंह के सपनों का अखंड भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध। और दूसरे पोस्ट में भी ये भी जिक्र है कि हम बीजेपी कांग्रेस के कड़े विरोधी हैं, भगत सिंह की तरह सिर्फ एक्शन पर यकीन करते हैं। इस तरह की बातें इन इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के पोस्ट के जरिए युवाओं को मैसेज
देने के लिए, जोड़ने के लिए, इस ग्रुप से जुड़ने के लिए दिए जा रहे थे, मैसेजिंग की जा रही थी और ये सारी बातें एक एक करके सामने आ रही हैं। और देखिए, संसद स्मोक कांड पर राहुल गांधी का बयान भी सामने आ गया है। संसद में सुरक्षा चूक बेरोजगारी की वजह से है। राहुल गांधी कह रहे हैं देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी और महंगाई। सुरक्षा ब्रीच हुई है, वो है, बट क्यों हुई? जो देश में सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा, जो पूरे देश में उबल रहा है, मोदी जी की पॉलिसीज के कारण हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। तो ब्रीच जरूर हुई है, बट इसके पीछे कारण बेरोजगारी है और महंगाई है। और अब खबर महाराष्ट्र से, जहां एक बड़े अधिकारी के बेटे की हैवानियत सामने आई है। जी हां, आशुजीत ने अपनी प्रेमिका प्रिया सिंह पर एसयूवी चढ़ाकर उसकी जान लेने की कोशिश की। 4.5 साल के रिश्ते को ऐसे अंजाम को लेकर हर कोई हैरान है। फिलहाल पीड़ित अस्पताल में भर्ती है, उसका पैर टूट चुका है और आरोपी 5 दिन बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। इस पूरे मामले पर खुद प्रिया सिंह ने टीवी 9 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। और देखिए, एक और अपडेट इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ। टीवी 9 भारतवर्ष पर प्रिया सिंह ने कहा आरोपी पर धारा 307 नहीं लगा रही है पुलिस, और पुलिस पर बयान बदलने का भी आरोप है। तो पुलिस पर बयान बदलने का आरोप लगाया गया है और यह भी प्रिया सिंह की तरफ से आरोप लगाया गया है कि इस मामले में 307 के तहत मामला दर्ज नहीं किया गया। भारतवर्ष के साथ प्रिया सिंह, जो कि इस पूरे मामले की पीड़ित है, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। उनसे हम बात करते हैं। प्रिया, हमने आपका बयान सुना है जिसमें आपने बताया अपने बॉयफ्रेंड अश्वजीत को लेकर के, लेकिन आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ कि आपका बॉयफ्रेंड अश्वजीत आपकी जान लेने पर आमादा हो गया, आप पर एसयूवी गाड़ी तक चढ़ा दी गई? मैम, उस दिन सिर्फ मैं उसको मिलने गई थी। मैं बाहर गई हुई थी एक पार्टी में, उसके बाद मेरी और उसकी कॉन्वर्जेशन हुई थी। वो कहीं और था तो मैं उसको मिलने गई हुई थी जी। और फिर मैं वहाँ गई तो मैंने उसे देखा तो वो बहुत स्ट्रेंज बिहेव किया उसने मुझे देखकर। मतलब उसने ऐसे बिहेव किया एज इफ ही डजंट नो मी। तो मैं वो देखकर शॉक हो गई कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। जी। फिर मैं उसका वेट कर रही थी। मैं रोते रोते थोड़ा सा बाहर चली गई, उस जहाँ पर फंक्शन हो रहा था उसके बाहर जाके आई स्टार्टेड क्राइंग। मैं इमोशनल होकर रोने लगी। फिर मैंने उसको कॉल किया कि प्लीज़ कम आउट, आई नीड टू स्पीक टू यू। क्या है, तुम सिर्फ आके मुझसे बात करो। मैं उसको बाहर आने के लिए कन्विंस कर रही थी पर वो नहीं आया। फिर उसके बाद उसने उसके ड्राइवर को भेजा और उसका ड्राइवर मुझे बोला आप गाड़ी में बैठो, भाई अभी आएंगे। फिर मैं बैठी गाड़ी में और मैंने वेट किया उसका, पर वो नहीं आया। मैंने कुछ 30-40 मिनट्स वेट किया कार में। जी। फिर बहुत कॉल करने के बाद वो बहुत टाइम बाद वो आया अपने दोस्तों के साथ। फिर भी मैंने उसको कन्विंस किया कि प्लीज़ गाड़ी में बैठो, मुझे बाहर नहीं बात करनी है, गाड़ी में बैठ के हम आपस में बात करते हैं। जी। तो वो नहीं बैठ रहा था गाड़ी में मेरे साथ। वो बहुत एग्रेशन में था एंड आई डोंट नो ही वाज हाई ऑन व्हाट। उसने बोला कि मैं बहुत ड्रंक हूँ, बट दैट इज ओके। ड्रंक पहले भी होता है तो इतना कभी एग्रेशन नहीं देखा मैंने उसके अंदर। तो उसके बाद वो सुन नहीं रहा था। मैं उसको बहुत कन्विंस कर रही थी। मैंने सिर्फ उसको यही कन्विंस कर रही थी कि गाड़ी में बैठो और आपस में बात करते हैं, क्योंकि उसके दोस्त बहुत उसको प्रवोक कर रहे थे। जी। तो उसके दोस्त वगैरह सब गाली गलौज करना शुरू कर दिया। उसका दोस्त रोमिल पाटिल, एंड देन ही ऑल्सो स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। फिर मैंने बोला कंट्रोल योर फ्रेंड्स, व्हाई दे आर इंटरफेयरिंग बिटवीन यू एंड मी। तो उसने कंट्रोल नहीं किया, उसने मुझे ही मुंह पे ऐसे हाथ लगा दिया, तू चुप रहे। एंड देन ही स्टार्टेड अब्यूजिंग मी। बहुत गंदी गंदी लैंग्वेज में इन लोगों ने गाली दी मुझे। फिर उसके बाद मैं भी बहुत गुस्से में थी तो मैंने उसका शर्ट पकड़ के रखा था सो दैट वो छोड़ के ना भाग पाए मुझे। तो उसके बाद ये सब कुछ हुआ एंड देन झगड़े ही चल रहे थे। फिर उसके बाद उसने मुझे मारा, उसने मेरा गला पकड़ा एंड दांत काटा उसने मुझे। फिर उसके बाद वो लोग सब भागने की कोशिश किए। एक गाड़ी में पहले उसके फ्रेंड्स ये लोग सब भाग गए मुझे वैसे ही छोड़कर रोड पर।
और फिर दूसरी गाड़ी में वापस से इसका ड्राइवर ये इन लोग भागने लगे, तो मेरा फ़ोन और पर्स इसकी गाड़ी में था क्योंकि मैं इसका वेट कर रही थी इसकी गाड़ी में बैठकर। जी। तो मैं अपना फ़ोन लेने के लिए उसकी गाड़ी के वहाँ आगे गई, मैं रोकने की कोशिश की, लेकिन उतने में उसने मुझे उड़ा दिया इंटेंशनली और मार के चला गया। एंड आई वाज लेफ्ट ऑन रोड फॉर एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स। जी। और ये लोग आगे जाके रुके, इन्होंने देखा मैं रोड पर गिरी हुई हूँ, बट कोई भी मुझे मिलने या देखने उठाने नहीं आया। प्रिया, जिस दिन आपके साथ ये पूरी घटना हुई, अश्वजीत के साथ और कितने लोग वहां पर मौजूद थे, कितने लोग शामिल थे इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में? मैम, उसके 2 फ्रेंड्स थे, रोमिल पाटिल, प्रसाद पाटिल, एंड एक उसका बॉडीगार्ड था शिवा, और उसका जो ड्राइवर और दोस्त दोनों, उसका नाम है सागर। जी। प्रिया, जिस ये तरीके लोग से आप जानकारी दे रही हैं उससे ये तो समझ आ रहा है कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप था। क्या इसके पहले भी अश्वजीत ने कभी आप पर इस तरीके से मारपीट की, आप पर जानलेवा हमले किए थे 4.5 साल के रिलेशनशिप में? हाँ जी मैम, लड़ाई झगड़े हुए हैं काफ़ी बार, बट ये वाला बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया था। इतना पब्लिकली कभी नहीं, इतने साल के रिलेशनशिप में लड़ाई झगड़े बहुत बार हुए हैं, टॉक्सिक बहुत था, वो गाली गलौज बहुत करता था। हर बार के झगड़े में गाली गलौज होता था, बट देन मैं सॉर्ट कर लेती थी बिकॉज आई वाज मैडली इन लव विथ हिम एंड ही यूज्ड टू मैनिपुलेट मी। तो मुझे इतना कभी समझ में नहीं आया कि इतना ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाएगा। जी। बट अभी मेरी सिर्फ एक ही दरखास्त है कि मैं आज 6वां दिन है, मैंने पुलिस को पूरा कट टू क्लियर स्टेटमेंट दिया है मैम, बट मैंने उनको बोला है ये इंटेंशनली मुझे मार के गए हैं ये लोग। जी। बट पुलिस प्रिया, हम ने यही आपसे 307 समझना चाह रहे हैं, आप जैसा बता रही हैं कि कंप्लेन को 6 दिन हो गए हैं लेकिन अश्वजीत को अभी तक पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है। नहीं, अगर नहीं अश्वजीत की मैम। बात करें तो कितना पावरफुल है वो? क्या अपने रसूख का इस्तेमाल कर रहा है वो? यस मैम, ही इज कम्प्लीटली पावरफुल। और इवन इनडायरेक्टली लोग आ भी रहे हैं, बोल रहे हैं ये सब मत करो, कुछ मिलेगा नहीं ये सब करके। यू नो हाउ वेल कनेक्टेड दे आर। जो भी है हॉस्पिटल का वो सब खर्चा वर्चा सब कर लेंगे हम लोग, कर देगा भाई, ये सब बातें आ रही हैं। और पुलिस का कोई एक्शन नहीं मैम, 307 डालने के लिए मैं बोल रही हूँ। बिल्कुल प्रिया, अब हम उम्मीद करते हैं कि जब मीडिया में ये पूरा मामला आया है, आपकी जान भी उस दिन जा सकती थी, तो अब पुलिस एक्टिवली इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करे, क्योंकि जो लोग आरोपी हैं जिनका नाम प्रिया ले रही हैं उन तक नोटिस भी पहुंचा दिया गया है, पूछताछ के लिए हाजिर होने को कहा गया है। प्रिया, शुक्रिया आपका TV9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए। और इस पूरे मामले में जांच कर रहे पुलिस अधिकारी ने TV9 से क्या कहा, आपको सुनाते हैं। कल डीसीपी साहब ने आपको बताया था इन्वेस्टिगेशन चालू है एज पर FIR, और उसकी पूछताछ करने के लिए हम यहाँ पे आए थे। इन्वेस्टिगेशन चालू है। कोई गिरफ्तारी हुई इसमें? चालू है सर, आरोपी कहाँ है अभी कुछ बताएं? में क्या कुछ सामने आया है? अभी पूछताछ में क्या कुछ समन जारी किया है? पाटिल साहब, अभी तक अश्वजीत फरार है। उसको समन जारी किया, नोटिस जारी किया है? इन्वेस्टिगेशन चालू है, सब बताया जाएगा। आरोप लग रहे हैं आप लोगों के सर, आरोपी कहाँ पर है? आप लोगों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, आप लोग पकड़ नहीं रहे हैं। 307 नहीं लगाया अभी पूरा तक। कार्रवाई हो रहा है, सब ठीक से तपास चालू है, पूरी कार्रवाई हो रही है। एक्सटॉर्शन का भी मामला सामने आ रहा है, क्या उस एंगल से भी जांच कर रहे हैं आप लोग? आपको पूरी मालूमात नहीं है, कुछ भी ऐसा अगर सवाल करेंगे दैट इज रॉन्ग। नहीं, एक्सटॉर्शन मेरी बात सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना। आप बता दीजिए ना। जो इंसिडेंस हुआ है, हाँ, कल आपके सब पत्रकार भाई आए थे, डीसीपी साहब ने हमारे उनको बोला था इन्वेस्टिगेशन एकदम सही ट्रैक पे चल रहा है। चलो सर, अभी क्या गिरफ्तारी करेंगे? गिरफ्तारी मुमकिन है कोई क्या? गिरफ्तारी मुमकिन है? और फिलहाल पीड़ित लड़की ठाणे के इन्फिनिटी अस्पताल में भर्ती है, जहां पुलिस की टीम महिला से पूछताछ करने पहुंची थी। इस मौके पर पीड़ित महिला की वकील भी पहुंची थी। अस्पताल से संवाददाता राजीव सिंह की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 7 दिनों से ठाणे शहर के इन्फिनिटी मेडिसर्च सेंटर में एडमिट है, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर है क्योंकि उनके पैर में गंभीर चोट आई है, सलिया डाला गया है, पैर फ्रैक्चर हो गया बुरी तरह से। इसके अलावा उनके शोल्डर, उनके हाथ पर भी गंभीर चोट के निशान हैं। ये वो ठाणे शहर में मौजूद मार्जीवाड़ा इलाके में हॉस्पिटल है, इन्फिनिटी मेडिसर्च सेंटर। और इसी हॉस्पिटल में ग्राउंड फ्लोर पर रूम नंबर 108 में प्रिया सिंह एडमिट है। परिवार के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। हालांकि परिवार के लोग कैमरे के सामने कुछ बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरी घटना के बाद में और मेडिकल पेपर पुलिस को मिलने के बाद भी पुलिस ने जो FIR ली है, उस FIR में सेक्शन
307 की धारा नहीं लगाई गई है।